जिले का जो जिला अधिकारी होता है वो उस जिले के प्रिंसिपल के तौर पर काम करता है। तो तालियों के साथ मंच पर मैं स्वागत करती हूं यहाँ के प्रिंसिपल यानी जिला अधिकारी श्री गौरांग राठी जी का, और उन्हीं से यहाँ की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लेंगे। गौरांग जी, आप ऑफिसर विद आइडियाज कहे जाते हैं। आपने जन संवाद की शुरुआत की, ये आपकी ही पहल थी, और जैसे सीएम योगी ने प्रदेश भर में लागू करने के आदेश भी दिए। हम चाहेंगे कि इस पहल के बारे में बताएं ताकि तमाम जो लोग हैं इसे जान सके और इसे हर जगह पर जारी भी किया जा सके। सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करता हूं और सभी का अभिनंदन भी करता हूं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा की गई और लगातार उनके निर्देश रहे हैं कि हम जन सुनवाई को और जो हमारे जो नागरिकगण हैं उनकी समस्याएं हैं उनका शीघ्रातिशीघ्र गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें। तो जन संवाद पहल है, ये उसी दिशा में एक कार्रवाई है जिसके 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला है कि आज के इस तकनीकी युग में तकनीक का प्रयोग कर व्यक्ति के पास पहुंचना और उसके लिए उसकी सुनवाई सुलभ करना। तो इसमें हम अमूमन यह करते हैं कि जो पुराने केसेस हैं या ऐसे केसेस हैं जिनमें मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं करीब 4 से 5 दिन पहले। उनसे संबंधित सभी पक्षों को, अधिकारियों को भी और जो उसमें वादी प्रतिवादी हैं उनको भी अवगत कराते हैं कि अमुक तारीख को अमुक समय इसकी सुनवाई की जाएगी। और फिर स्थल विशेष पर जो संबंधित अधिकारीगण होते हैं वो पहुंचते हैं, साथ में वादी प्रतिवादी भी, और जो सुनने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो मेरे स्तर से हो, अपर जिलाधिकारी स्तर से हो, एसडीएम के स्तर से हो, जिस भी स्तर पे जो सुनवाई होनी है, या सीडीओ साहब के स्तर से हो, तो वो अधिकारी वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस समस्या को सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। 2 बिंदु और हैं इसमें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये पहला स्तंभ था तकनीक का प्रयोग। दूसरा स्तंभ इसका जन संवाद अभियान हम लोग दिवस मनाते हैं, जिसमें हर गुरुवार को जो असंतुष्ट हमारे नागरिक हैं उनको विशेषकर फ़ोन करके हम लोग उनकी सुलभता के अनुसार उनको आग्रह करते हैं आने का, और उनसे संबंधित भी सभी बिंदुओं को हम लोग पहले से तैयार रखते हैं और उसकी भी सुनवाई सुनिश्चित की जाती है। ये डेडिकेटेडली असंतुष्ट फीडबैक के लिए है। और जन संवाद पटल हमने बनाए हैं जिसमें व्यक्ति विशेष अपनी समस्या बता सकता है, उनकी समस्याओं को नोट करा जाता है, उनकी कंप्लेंट फॉर्मली ड्राफ्ट की जाती है, उनको जो पूर्व में रिपोर्ट आई है उससे अवगत कराया जाता है, और साथ में वो सभी जितने पटल सहायक हैं वो फ़ोन करके फीडबैक भी लेते हैं। तो इससे सुलभता होती है। कोई भी व्यक्ति किसी ऑफिस पहुंच रहा है तो उसको जानकारी रहती है कि मुझे कहाँ जाना है और किस प्रकार से अपनी समस्या का मैं समुचित निस्तारण किस द्वार से पा सकता हूँ। तो इस समग्र रूप से ये 3 चीज़ों का समावेश जन संवाद अभियान में है। सर, आपका जन सुनवाई पर बड़ा जोर है। आपसे ही जानना चाहूँगी कि झांसी में ऐसे कौन से विभाग हैं जहां से ज़्यादातर जो शिकायतें हैं वो आती हैं, और फिर उसके बाद उसका निस्तारण कैसे किया जाता है? अगर जनपद झांसी की बात करें तो जैसे मई माह में करीब 11,500 शिकायतें विभिन्न विभागों की प्राप्त हुई। इसमें प्रमुखता से राजस्व विभाग है, करीब 2,2500 से 2,500। इसमें राजस्व और पुलिस की मिलीजुली शिकायतें आती हैं, कई बार कुछ राजस्व की भी होती हैं प्योरली। झांसी बुंदेलखंड का प्रमुख ज़िला है तो यहाँ पे जल संबंधित शिकायतें भी रहती हैं, करीब 2 से 2,500 ऐसी शिकायतें होती हैं, और इसी प्रकार से सप्लाई इत्यादि अन्य विभागों की भी शिकायतें रहती हैं। अब इन शिकायतों को शासन के माध्यम से ही, अब एआई के माध्यम से हम लोग इनको इवैल्यूएट कर रहे हैं। इस शिकायत का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके निवारण के लिए जो पहले से रिपोर्ट लगी है उसमें क्या वो उद्देश्य को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और एआई का प्रयोग करके उसकी औचित्य वो कितना सार्थक है, कितना सारगर्भित है, जो उसका सॉल्यूशन अभी दिया गया है उसको इवैल्यूएट करते हैं। और जहाँ हम पाते हैं कि 15 अंकों का वो इवैल्यूएशन है, अगर 9 से कम अंक प्राप्त होते हैं उसमें, तो हम लोग उसमें पुनः उसको पुनर्जीवित करते हैं, कार्रवाई करते हैं। जहाँ पर उसमें अंक 9 से 12 के बीच में है, उसमें कुछ एक स्कोप रह गया होता है उसमें और बेहतर करने का, वो भी हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि वो उसको ठीक किया जाए और वो चीज़ें इम्प्रूव की जाएँ। तो एआई का प्रयोग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके और जन संवाद अभियान का प्रयोग करके हम लोग जन संवाद और जन सुनवाई को और सार्थक और व्यक्ति के करीब लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बुंदेलखंड का नाम
दिमाग में आता है तो जो जल का संकट है वो सबसे पहले वो चीज़ याद आती है। हालांकि जल संरक्षण को लेकर यहाँ पर काफ़ी काम भी किया गया और 3 मीटर भूजल स्तर भी बढ़ा हुआ है। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जल आपूर्ति को लेकर क्या काम यहाँ पर किए जा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि बुंदेलखंड की धरती में जल संरक्षण, जल आपूर्ति ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ एक तरफ विभिन्न सीजनल और पेरेनियल नदियाँ इस क्षेत्र से बहती हैं, भले हम वहाँ पर एक सच्चाई ये भी है कि पठार रीजन होने के कारण जो वाटर लेवल है वो अमूमन बाकी क्षेत्रों के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश के नीचे है। ऐसे में दोनों ही चीज़ों का समावेश करके कार्य योजना पे कार्य किया जा रहा है, जहाँ पे जल आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही है और साथ साथ जल संरक्षण पे भी कार्य किया जा रहा है। मैं दोनों पहलुओं के बारे में आपको बताऊंगा। जहाँ तक जल संरक्षण की बात करें तो इसमें माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों प्रकार के कार्य हो रहे हैं। मैक्रो लेवल की बात करें तो जो नदियों का कैचमेंट एरिया है उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसका वाटरशेड मैनेजमेंट कैसे करना है, इस पर विभिन्न स्तर पे कार्य हुए हैं। उसका सिंपल सा उदाहरण है कि अभी हम जैसे पहुज नदी है जो करीब शहर में भी 20 mld पानी का स्रोत है, अगर झांसी शहर की बात करें तो उसके पुनर्जीवन के लिए वृहद रूप से कार्रवाई हो रही है और उसमें जल निगम, नगर निगम और ज़िला प्रशासन मिलकर उसको पुनर्जीवित करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी प्रकार से हमारी और भी नदियाँ हैं, बेतवा मेजर नदी है, तो यहाँ पर जल प्रवाह और जल स्रोत कंजर्व्ड रहे और जो ऐसे वाटरशेड में उनके जल स्रोत हैं, चाहे छोटे नाले हों, नालियाँ हों, जिनसे उनका जल प्रवाह फिल्टर होके वहाँ पे नदी में ऐड हो, इस पे मैक्रो रूप से कार्य हो रहा है। माइक्रो जो कार्य हैं उसमें वाटर कंजर्वेशन के छोटे छोटे कार्य हैं, जिसका सबका एडिड इफेक्ट हमको देखने को मिलता है, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे रूफ टॉप कंजर्वेशन हो, चाहे फिल्टर मीडिया के माध्यम से ग्रे वाटर कंजर्वेशन हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन का बेहतर यूज़। तो ऐसे लगातार करीब 10 से 15 डिफरेंट टाइप के इंटरवेंशन है जिनसे हमारे पूरे क्षेत्र में अगर बात करें तो करीब 1 मीटर का झांसी का जनरल बात करें तो इम्प्रूवमेंट हुआ है वाटर लेवल का, और 4 ब्लॉक जहाँ पे एकरी सैट के माध्यम से कार्य हुआ है विशेषकर, उनमें करीब 32 से 48 करोड़ की लागत से कार्य हुआ है। उसमें भी इसी प्रकार से चेक डैम, कुएँ, नलकूप आदि का डेवलपमेंट हुआ है, तो वहाँ पे करीब 3 मीटर का सुधार हुआ है। तो हम माइक्रो और मैक्रो दोनों प्रकार के अभियानों को साथ में लेके वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये बात वाटर कंजर्वेशन की थी। जल उपलब्धता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हम जानते हैं कि पूरे देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य हो रहा है। झांसी में भी लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। हमारी 10 परियोजनाएँ थी, 7 पूर्ण हो चुकी हैं। 3 में भी 75 से 90% के बीच में कार्य हो चुका है और हम लोग को करीब 2 लाख से ज़्यादा घरों को संतृप्त करना था। हम 1.5 लाख से ऊपर घरों को संतृप्त कर चुके हैं। टेस्टिंग हो चुकी है, एक लैब के माध्यम से वाटर टेस्ट होता है और अच्छी क्वालिटी का जो जल है वो इन घरों में पहुंच रहा है। बचे हुए जो कार्य हैं वो भी दिसंबर 2026 तक पूर्ण हो जाएंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र हमारा लगभग संतृप्त हो जाएगा। जहाँ तक शहरी क्षेत्र की बात है तो बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2.0 के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे 195 MLD जल जनपद को उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें मेजॉरिटी जो जल है वो शहरी क्षेत्र में आएगा। हमारी करीब 130 MLD की रिक्वायरमेंट है। तो 2055 तक ये हमारी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए माता टीला में ये परियोजना विकसित करी गई। ये अपने अंतिम चरण में है जो फेज़ 1 के, और शीघ्र ही हम पाएंगे कि दिसंबर के अंत तक भी जो जल शहर में प्राप्त होना चाहिए उत्तम क्वालिटी का, अगले 30 वर्षों के लिए जो इसमें बिल्ट इन कैपेसिटी है, इस प्रकार से हम लोगों को प्राप्त होगा। तो ग्रामीण और शहरी दोनों ही हमारी जो जल आपूर्ति का कभी कभी संकट आता है, उसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण इस प्रकार से दे सकता हूँ कि करीब 1700 टैंकर जनपद में शहरी क्षेत्र में इस्तेमाल होते थे आज से 2 साल पहले तक। ये संख्या घट के करीब 1400 हुई, फिर 1100 हुई, और इस साल हम लोग मात्र 400 टैंकरों से ये काम चला पा रहे हैं, जो कि दिखा रहा है कि धीरे धीरे जल आपूर्ति में इम्प्रूवमेंट हुआ है और बाकी इम्प्रूवमेंट दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। झांसी की बात करें तो रक्षा, पर्यटन और इतिहास का बड़ा केंद्र रहा है झांसी, और इकोनॉमिक पावर के तौर पर इसे कैसे विकसित किया जा रहा है, इसको लेकर फ्यूचर गोल्स क्या हैं? महारानी लक्ष्मीबाई जी की ये धरती झांसी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और रक्षा के दृष्टिकोण से भी हमेशा से महत्वपूर्ण भूमि रही है, धरा रही है। ऐसे में 2019 में जो डिफेंस कॉरिडोर की माननीय प्रधानमंत्री जी ने
नींव रखी। 6 नोड्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनमें से बहुत महत्वपूर्ण नोड झांसी है। हम जानते हैं कि पहले से भी आर्मी की अच्छी खासी प्रेजेंस झांसी में है, तो ये डिफेंस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कैंट, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हमेशा से रहा है। अब उसी सप्लाई को ऑगमेंट करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर जो नोड 1 थी उसका लगभग कार्य पूर्ण हो गया है। 1 से 2 महीने में हमको वहाँ पे पहले प्रोजेक्ट जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उसको लोकार्पित होते हुए हम देखेंगे। और करीब 44 इकाइयाँ बहुत जल्द ही 6 महीने से 8 महीने के बीच में हमको वहाँ पे स्थापित होती दिखेंगी, क्योंकि इनके MOU ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले नोड में 1000 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहित किया गया था, मात्र 1000 एकड़ भूमि बची है जिसको आवंटित किया जाना है। तो इसकी हाई डिमांड देखते हुए डिफेंस नोड 2 भी अब शुरू हो गई है, उस पर भी कार्य शुरू हो गया और 700 हेक्टेयर भूमि उसमें भी क्रय करने का कार्य स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि करीब 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें प्रपोज है और आगे भी इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। तो हमारे आर्थिक विकास के लिए, झांसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी ये साबित होगी, न केवल झांसी के लिए बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, क्योंकि कम से कम 25 से 30 हज़ार इसमें प्रत्यक्ष रूप से एम्प्लॉयमेंट और इतना ही या इससे डबल अप्रत्यक्ष रूप से एम्प्लॉयमेंट भी इसको देखने को इससे जुड़ेगा है और इसके माध्यम से प्राप्त करेगा। तो ये डिफेंस और रक्षा और इकोनॉमी को जोड़ते हुए एक पहलू था। जहाँ पर्यटन और इतिहास की बात है तो उसमें भी लगातार कार्य हो रहा है। उदाहरण के तौर पे बरवा सागर किले का एक हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे शहर में रघुनाथ राय जी की हवेली थी, उसका भी एक बहुत सुंदर हाट और इकाई के रूप में डेवलपमेंट हो रहा है। और राजा चंपत राय का एक महल है, छत्रसाल राजा जी की, उन्हीं के वंशावली के हैं, उसको भी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा और भी 5 स्टार और 7 स्टार होटल के करीब 1700 रूम के 850 करोड़ के प्रपोजल्स हैं झांसी के लिए। तो आप जान सकते हैं कि इको टूरिज़्म, डिफेंस अपना जो कॉरिडोर डेवलपमेंट है, धार्मिक पर्यटन, उसके भी करीब 22 स्थल डेवलप हुए हैं 44.5 करोड़ की लागत से। तो सभी तरह के टूरिज्म पे डेवलपमेंट हो रहा है और साथ साथ डिफेंस की आपने बात करी तो उस पर भी कार्य हो रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन इन तमाम चीज़ों का आपने जिक्र किया है, चाहे बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे की बात कर लें या फिर डिफेंस कॉरिडोर, इनका जो फ़ायदा है वो झांसी में कब तक दिखने लगेगा? डिफेंस कॉरिडोर की टाइमलाइन के बारे में मैंने आपसे बताया कि अगले 2 महीने में पहला प्रोजेक्ट और अगले 8 से 12 महीने में हमको जो बाकी करीब 44 प्रोजेक्ट हैं वो धरातल पे दिखेंगे। जहाँ तक बीडा की बात करें, इसी प्रकार से बीडा के भी फर्स्ट क्लस्टर डेवलपमेंट 2 से 3 महीने में, और जिसमें डेटा सेंटर डेवलपमेंट होगा, उसमें एक डिफेंस इकाई का भी डेवलपमेंट है। तो ये बहुत बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं। ये प्रोजेक्ट हमको 1 साल के अंदर यहाँ पर चरितार्थ होते हुए दिखाई देंगे झांसी में। और इनसे एसोसिएटेड और भी प्रोजेक्ट्स हैं। एक 600 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट होगा उत्तर प्रदेश का, जो कि टुस्को डेवलप कर रहा है, जिसमें यूपी नेडा जो डिपार्टमेंट है वो, और इसके साथ साथ टीरी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, उनके संयुक्त तत्वाधान में डेवलप हो रहा है। तो इस 600 मेगावाट का ये प्लांट भी हमको बहुत जल्दी डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम सबको समायोजित रूप में देखें तो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स पूरे बुंदेलखंड के लिए, ना केवल बुंदेलखंड के लिए बल्कि अगर मध्य प्रदेश और आसपास का क्षेत्र भी इंक्लूड कर लें तो इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किसी भी जगह हमको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से बीडा की रोड का काम भी हम लोग अगले 2 महीने में देखेंगे, काम शुरू हो जाएगा, जो यूपीडा से रोड डेवलप हो रही है, लिंक एक्सप्रेसवे। सर, झांसी में जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और खेती का सामंजस्य है, लेकिन पलायन अगर होता है तो वो इस सामंजस्य के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। तो इस पलायन को कैसे रोका जा रहा है? माइग्रेशन शहरी क्षेत्र में अमूमन केवल और केवल एम्प्लॉयमेंट के बेहतर साधनों के लिए होता है। अगर हम उन जो झांसी में हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनको भूगोलिक दृष्टि से देखें तो बीडा का जो जितना भी डेवलपमेंट है वो ग्रामीण क्षेत्र में है। करीब 56,000 एकड़ भूमि 33 विभिन्न गाँव में ये डेवलप हो रहा है। इसी प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर भी पूरा एरच, हमारा गरौठा क्षेत्र के आसपास का एरिया है, वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। इसके अलावा जो लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है वो 4 तहसीलों से होकर जाएगा, 59 गाँव उससे प्रभावित होंगे। तो जब कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो स्वतः ही उसके इर्द गिर्द विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, स्वरोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डेवलप हो जाती हैं।
तो ये तो 3 डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वरोजगार योजनाएं हैं, उसमें भी लगातार हमारी एमएसएमई के विभिन्न इकाइयाँ, जैसे करीब 650 इकाइयाँ हमारी ऑलरेडी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होकर करीब 44 करोड़ उनको मिले हैं, अपना कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से भी आच्छादित हैं। तो ये सब जब हम ग्रामीण क्षेत्र पे उन्हीं के घर में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे। ओडीओपी में भी ये भी कार्य ज़्यादातर कॉटेज इंडस्ट्री का ग्रामीण क्षेत्रों में है, इसमें सॉफ्ट टॉय और टेक्सटाइल पे कार्य हो रहा है मौरानीपुर, रानीपुर क्षेत्र में। तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई इकाई, कोई ना कोई प्रकार का है कार्य योजना का, जिससे वहाँ के क्षेत्र को लाभ मिल रहा है। और जो एक टेंडेंसी है कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए शहर की तरफ पलायन करें, उससे भारी न केवल रुकावट मिलेगी, बल्कि हम पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो संपन्नता होगी वो पर्यावरण इत्यादि को समावेश करते हुए और बेहतर होगी। सर, अगर झांसी की बात करें तो अपने आप में एक यूनिक ज़िला माना जा सकता है। यहाँ पर हिस्ट्री भी है, धार्मिक पर्यटन भी है, इको टूरिज़्म भी है। बावजूद इसके जिस तरीके का बूम टूरिज़्म में आना चाहिए झांसी को लेकर, वो अभी फ़िलहाल क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या कमियाँ हैं अभी? अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो 2 तरह के टूरिस्ट होते हैं। तो लोकल टूरिस्ट हैं जो झांसी और इर्द गिर्द क्षेत्र से आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से आते हैं। एक हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म है जो कि पूरे प्रदेश से और देश से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं झांसी में, और यहाँ के जो विभिन्न टूरिस्ट साइट हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। और एक इंटरनेशनल टूरिज़्म, तो अमूमन ये देखा गया है कि डोमेस्टिक टूरिज़्म का भी हाई परसेंटेज और इंटरनेशनल टूरिज़्म तो 100% एरोप्लेन या फ़्लाइट्स का प्रयोग करते हैं आवागमन के लिए। समय भी बचता है और इसमें वो बेहतर ज़्यादा एरिया कवर भी कर पाते हैं। तो एयरपोर्ट का डेवलपमेंट झांसी के लिए ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजेस पे है स्वीकृति के। क्षेत्र चयन हो गया है, उसकी फीजिबिलिटी स्टडी इत्यादि हो रही है। जैसे ही एयरपोर्ट का निर्माण स्टार्ट होगा और एयरपोर्ट यहाँ पे निर्माण होकर कंप्लीट होगा, तो हम देखेंगे कि झांसी की जो एग्जिस्टिंग टूरिज़्म साइट्स हैं उन्हीं में कम से कम 3 से 4 गुना हमको ज़्यादा टूरिस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो पर्यटन पे मैंने जैसा आपको बताया कि करीब 825 करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, और उनमें से 450 करोड़ से अधिक के जो परियोजनाएं उनको भूमि इत्यादि आवंटित हो चुकी हैं, चाहे वो होटल के लिए हो, चाहे वो इको टूरिज़्म की साइट्स हों, चाहे वो हिस्टोरिकल टूरिज़्म की साइट्स हों। तो जब ये निकल कर आएंगे तो हम देखेंगे कि ऑलरेडी जो रोड से अच्छा कनेक्शन हमको एक्सप्रेसवे, जो लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके माध्यम से, ट्रेन से पहले से ही झांसी का अच्छा कनेक्टिविटी है, और इसको एयरपोर्ट से जब सप्लीमेंट हो जाएगा तो पूरे झांसी को न केवल नेशनल या प्रदेशीय बल्कि इंटरनेशनल टूरिज़्म का इनफ्लो हम लोग अगले 5 से 10 साल में देखेंगे। और इसमें अगर हम ये भी जोड़ लें कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से भी बहुत सारा इनफ्लो आएगा, तो ये एक वर्ड ऑफ माउथ जो एक पब्लिसिटी होती है ये भी हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स झांसी के पर्यटन की दृष्टि से बहुत उज्जवल हैं, और यहाँ की वाटर बॉडीज़ को भी आगे हम देख पाएंगे कि एडवेंचर टूरिज़्म के रूप में ये इंटरनेशनली अक्लेम्ड होंगी। सर, झांसी में एमएसएमई और ओडीओपी प्रोडक्ट्स को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक उन्हें पहुंचाने को लेकर क्या प्रशासन की तरफ से क्या काम किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश शासन की बहुत बहुउद्देशीय और महत्वाकांक्षी स्कीम है ओडीओपी। उसमें 4 तरह के घटक होते हैं। पहला है कि हम उसमें वित्त पोषण करते हैं, दूसरा है उनको मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, तीसरा है उनको हम टूल किट वितरण वगैरह करते हैं, और चौथा प्रशिक्षण भी देते हैं। तो ये चारों ही घटकों पर जो हमारी ओडीओपी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें सॉफ्ट टॉयज़ भी हैं और टेक्सटाइल का कार्य भी है। तो ये चारों ही घटकों में इनको हम कवर कर रहे हैं। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो 425 करोड़ के विभिन्न इंटरवेंशंस के माध्यम से सपोर्ट किया गया ओडीओपी के स्कीम के माध्यम से इन व्यवसायों को। इसके अलावा मार्केटिंग सपोर्ट के लिए जो ई मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, चाहे वो फ्लिपकार्ट के माध्यम से हो, अमेज़ॉन के माध्यम से हो, इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करके हम लोग ओडीओपी प्रोडक्ट्स को आगे सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि ना केवल ये प्रोडक्ट जो अभी कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में कार्य करती है, कुटीर उद्योग के रूप में कार्य करती है, उसको आगे फर्दर प्रोग्रेस मिले, बल्कि एक फैक्ट्री सॉफ्ट टॉयज़ के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया में ही बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम लोग इसको एक होमोजेनाइज्ड मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन के तरफ भी हम लोग इसमें कार्य करने के लिए अग्रसर हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि बीडा को झांसी की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना गया है। आम लोगों तक इसका कितना फ़ायदा पहुंचा और आने वाले समय में इससे क्या फ़ायदे आम लोगों तक पहुंचेंगे? देखिए, बीडा एक ऐतिहासिक टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप का डेवलपमेंट है। अगर इसकी हम तुलना करें तो
नोएडा जो आज से करीब 30 साल पहले इस पे कार्य शुरू हुआ और डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। नोएडा भी प्रथम चरण में जब डेवलप हुआ था तो 56,000 एकड़ उसका क्षेत्रफल नहीं था, और आज जाके जब उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा इत्यादि क्षेत्र जुड़ गए हैं तो 2 लाख प्लस हेक्टेयर उसका एकड़ उसका क्षेत्रफल हुआ है। तो इन आंकड़ों से ही पता लगता है कि बीडा अपने आप में कितनी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजना है, और इसका लाभ हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि जो भी हम लोग डेवलपमेंट के घटक सोचते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे उसके वजह से अप्रत्यक्ष जो लाभ होंगे, इकोनॉमी को बूम मिलेगा वो वाला पार्ट हो, या फिर एक जो इमेज है झांसी की ओवरऑल उसको स्प्रूस अप करने की बात हो, तो सभी मायनों में सभी बिंदुओं पर झांसी को एक बूस्टअप मिलेगा। और झांसी का जो अभी तक पहचान है ऐतिहासिक नगरी के रूप में, रानी लक्ष्मीबाई जी की भूमि के रूप में, वीर भूमि के रूप में, उसके साथ साथ इसमें इंडस्ट्रियल भूमि के भी एक और चांद जुड़ जाएगा। और जो 4 चांद की हम लोग परिकल्पना करते हैं किसी भी जगह में जो लगते हैं, वो झांसी में हमको देखने का मिलेगा। और ये एक बहुत यूनिक टाइप की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि नोएडा जो है उसमें ऐतिहासिक पुट नहीं है, लेकिन झांसी जो होगा वो सभी चीज़ों का समावेश करते हुए न केवल देश भर से बल्कि विदेश से भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। गौरांग राठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।